पिछली बार समीक्षा 18 दिन 18 मंडल और 18 दिन में पूरे मंडल को मैंने डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने पूरा उत्तर प्रदेश कवर किया था। उत्तर प्रदेश कवर किया, सबको समझाया गया था कि काम कैसे करना है। आप सबको समझना होगा, शक्ति नहीं बढ़ाओगे तो अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ पाओगे, शक्ति नहीं बढ़ाओगे तो शोषण के खिलाफ नहीं लड़ पाओगे, और शक्ति नहीं बढ़ाओगे तो संघ और बीजेपी की नीति से नहीं लड़ पाओगे। हाँ, वहाँ से है। एक विधानसभा कम हो ज्यादा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक जिले में संगठन कमजोर हो मजबूत हो ना उसका भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बुलंदशहर है और बुलंदशहर की अपनी एक फिजा है, अपनी एक व्यवहार है अब से नहीं पहले से। और ये जो भूड़ है आपका, यहाँ पर रौरा गांव है, वहां पर मेरे पिता पुलिस में आ रहे हैं और 5 से 7 साल में बुलंदशहर में रहा हूं। छोटा सा था, कच्चे में घूमता था। मजबूत टीम यहाँ की बहुत मजबूत है, राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ से है, प्रदेश के नेतृत्व यहाँ से है, मंडल के जिले के नेतृत्व तो छोड़ ही दीजिए। ये चर्चा इसलिए है कि हमें सुधार होना अति आवश्यक है। अगर हमें सुधार ना हुआ तो समझिए इस संविधान का ठीकरा लेकर के हम सब लोग चलते हैं कि हम इसको बचाएंगे, आप उसको बचाना छोड़िए, आप उसके एक पेज की रक्षा नहीं कर पाओगे। एक पेज की राजनीति एक गणित है, जिसकी समझ में वो गणित आ गया वो इस राजनीति में सक्सेसफुल हुआ। वो गणित काशीराम साहब की समझ में आया और उन्होंने इस देश की तमाम जातियों को जोड़ करके यहाँ शासन सत्ता स्थापित कर दी। और उसके बाद वो गणित किसी की समझ में आया तो भारतीय जनता पार्टी समझ में आया और उन्होंने यहाँ अपनी शासन सत्ता स्थापित कर दी। अब वो गणित अगर शोषित वंचित वर्ग की समझ में नहीं आ रहा है तो हमें दूसरे सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को कोसने का कोई अधिकार नहीं है। बात यह नहीं कि मैं यहाँ आया और कम लोग हैं, बात यह है कि यहाँ जो लोग हैं क्या वो भी अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं। पिछले 5 दिन में जिसने 5 मीटिंग करी हो हाथ खड़े करके बताइएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ, सर्वे भी करना जानता हूँ। मैं आपके फोन साहब का सर्वे 2 मिनट में बैठ के कर लूंगा। पिछले 5 दिन में जिसने 5 मीटिंग की हो अपना हाथ खड़ा करके बताया मुझे भाई मैंने किया साहब। आप सोचिए इतने सारे लोग, लगभग 100-150 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों ने 5 मीटिंग की है। 100 लोग मानू तो 2% लोग काम कर रहे हैं। 2% लोग पढ़ना छोड़ गए आप अपने बाप दादाओं का अपमान भूल गए हैं। ये वही देश है जहां हमारे पुरखे सिर पर टट्टी उठाकर भेजा करते दिखाइए, जहां हमारे पुरखों को जानवरों का मांस उतारने पर मजबूर किया गया, जहां हमारी माताओं ने मांस सुखा कर खाया। आप उसी के वंशजों का रियल भूल गए हो तो डूब के मर जाना सही है। इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को छोड़ देना सही है। मैं आपकी यहाँ ख्याति लूटने नहीं आया। आपने देखा होगा विनयतन के जाता है वो ख्याति नहीं लूटता, चाहे उसकी सभा हो, चाहे उसका समीक्षा बैठक हो, चाहे कोई आंदोलन हो, ख्याति नहीं लूटता। लेकिन हाँ, अगर समाज सुधार का काम हम कर रहे हैं और समाज ही को नहीं सुधार सकते तो हमें भी डूब कर मर जाना चाहिए। हमारे बस का भी कुछ नहीं है। आप सब बुलंदशहर के लोग हाथ खड़ा करके कह दो कि हमारे बस का काम नहीं है। बाबा साहब को मानने वाला हूं, पूरे देश में इन पैरों से चल के संगठन खड़ा किया है फरारी के दौरान, और वहां संगठन खड़ा किया जहां कोई मेरी भाषा नहीं जानता। ये तो बुलंदशहर है। लिख कर देता हूं 6 महीने में, जिसे तुम कहो कि इस व्यक्ति के पीछे आपको 1 लाख लोग खड़े कर दे, विनयतन अकेले आकर ना खड़ा कर दे तो जूता आपका सर अपना लाकर दिखा देगा। कर दूंगा बिल्कुल, शर्म आती है कभी कभी। जिस संगठन का पूरे देश में डंका बजता है, जिस संगठन के लिए कहीं भी फोन कर दिया जाए तो आदमी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है, जो संगठन जहां से खड़ा हुआ वो वहां कमजोर है। कितने विंग हैं? पहले विंग बीमारी भारत एकता मिशन, दूसरी विंग आजाद समाज पार्टी काशीराम, तीसरी विंग महिला मोर्चा, चौथी विंग लीगल सेल, 5वीं विंग स्टूडेंट फेडरेशन, 6ठी विंग किसान यूनियन जो आज हमारी चल रही है।
7 विधानसभाएं, 2 जिले, 1 जिला और 17 मंडल या 18 सॉरी ब्लॉक 18 16 ब्लॉक। चलिए मैथ बिठाते हैं। 1 जिले 5 यूनिट, 1 यूनिट कमजोर समझो 4 यूनिट। और अगर 1 जिले में 1 यूनिट में 4 लोग हैं, 4 लोग भीम आर्मी में, 4 लोग पार्टी में, 4 लोग लीगल सेल में, 4 लोग स्टूडेंट फेडरेशन में, 20 लोग होते हैं। और फिर तहसील 7 तहसील 7 विधानसभाएं। अगर एक तहसील में 5 लोग हुए तो 7 पंजे 35 पदाधिकारी पार्टी के और 35 पदाधिकारी संगठन में, 35 दूनी 70 और 20 कितने हुए 95। और फिर लीगल सेल की अगर बात करें कि सिर्फ लीगल सेल में 10 लोग हैं तो 105 लोग। और अगर 17 ब्लॉकों पर चला जाऊं कि एक ब्लॉक में 2 आदमी हैं, 17 दूनी 34 और 34 दूनी 30 दूनी 60, 4 दूनी 8 68, तो 150 से ज्यादा लोग सिर्फ ये हो रहे हैं जो नाम मात्र का मेरे लिए नखून बराबर का आंकड़ा है, नखून बराबर का। वरना एक जिले में कम से कम 20 पदाधिकारी होते हैं। और मेरा तो ये आदेश है कि भीम आर्मी के जिले में कम से कम 100 पदाधिकारी होने चाहिए, जिसमें 50 लोग सिर्फ प्रचार करने वाले हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर सिस्टम से नेटवर्किंग स्थापित नहीं करोगे तो यहाँ के साथ सत्ता में कभी काबिज नहीं हो सकते। खूब लीना पड़ना डाल के चलते जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद करते घूमते रहो। लेकिन जो सपना पुरखों का है वो सपना पूरा नहीं हो सकता, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। यहाँ हमें न्याय बंधुत्वता का राज स्थापित करना है और उस राज को स्थापित करने के लिए हमें प्रतिदिन काम करना होगा। और प्रतिदिन काम करने के लिए हमें पहले दृढ़ निश्चय लेना होगा कि नहीं कोई काम करे ना करे, मैं स्वतः जाकर के काम करने का काम करूंगा। तब जाकर के व्यवस्था मेरे दोस्तों बदल सकती है। वरना ना जाने कितने लोग आए, बाबा साहब अम्बेडकर आए, गला चीखते फाड़ते चले गए, अधिकार देकर चले गए। साहब काशीराम आए, पूरा जीवन लगा दिया, चले गए। उससे पहले तथागत बुद्ध आए, संत रैदास आए, संत कबीर आए, गुरु नानक आए, गुरु घासीदास आए, पूरा जीवन तुम लोगों के लिए लगाकर चले गए। लेकिन अगर सुधार नहीं हो रहा तो इसमें उन महापुरुषों की गलती आज के समय पर काम करने वालों की है, और उसमें गलती आज के समय में जो मुखिया है उसकी गलती है। यानी कि इस काम में सबसे बड़ी गलती किसी की है तो वो वीरेंद्र रतन सिंह की गलती, आपकी की गलती नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि शक्ति के निर्माण के बिना कुछ होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। शक्ति निर्माण कहाँ होगी? शक्ति निर्माण सामाजिक आंदोलन, सामाजिक कार्यों में किए गए काम से होगी कि जब हम सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें कितनी क्षमता अपनी दिखा पाते हैं। हमारी जयंतियां होती है उसमें कितनी ताकत हम लगा पाते हैं, वो शक्ति निर्माण होगी। और इस शक्ति को स्थापित करके रखने के लिए आपको कैडर की निरंतर आवश्यकता पड़ती रहेगी। अगर अपनी शक्ति को स्थायी रखना है तो आवश्यकता पड़ती रहेगी। एक बात बुरी है लेकिन कहने का मैंने कह देता है, इतनी बातें कह दी। अपने पिता की संपत्ति को बढ़ाने वाला व्यक्ति पूत होता है, उसको घटाने वाला व्यक्ति कपूत होता है। मैं वीरेंद्र रतन सिंह, मैंने अपने पिता की संपत्ति बढ़ाई, यानी कि मैंने काशीराम, डॉक्टर अम्बेडकर, संत रैदास और बुद्ध के आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब आप सोचिए आपने क्या आंदोलन को आगे बढ़ाया? अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि सिर्फ सागर सड़क पर थाने में घुसकर आंदोलन करने से व्यवस्था बदलेगी, कभी नहीं बदलेगी ना। मैं ऐसे ही आंकड़े समझा सकता हूं आपको कि आप इन धन्ना सेठों पर आज फॉर्च्यूनर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलते हुए देखते हो। अगर इस जिले के 500 लोग तैयारी कर लें तो अब से 5 साल के बाद 500 फॉर्च्यूनर चला सकते हैं। मैं ऐसी बिना पैसे की व्यवस्था भी आपको समझा सकता हूँ श्रम मैथ के जरिए कि ये राजनीतिक मत लगाना है। लेकिन टांग खिंचाई का जो प्रोसेस चल पड़ा है ये बड़ा दुखदायी है, इसको दूर कीजिए। हम अपने पुरखों का आंदोलन चला रहे हैं। इस बात का मैं सीधा उदाहरण लगाऊंगा। देखिए ये 2 तस्वीरें आपके सामने लगी, तथागत बुद्ध की है। तथागत बुद्ध सब कुछ था, राजपाट था, सारा सुख सुविधाएं थी, लेकिन सब कुछ छोड़ करके शोषित वंचितों के लिए आंदोलन चलाने का काम किया। समता, बंधुत्वता, भाईचारा की विचारधारा को स्थापित करने का काम किया तथागत बुद्ध। अगर किसी को ये गुमान हो कि उसके पास बहुत पैसा, बहुत शक्ति है, तो एक बार आंख
खोल करके तथागत बुद्ध की आंखों में आंख डाले और देखे उनको और अनुसरण करें कि जब बुद्ध सब कुछ छोड़कर इस व्यवस्था को गरीब शोषित के लिए चला सकते तो हम क्यों नहीं चला सकते। और जो ये कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो डॉक्टर अम्बेडकर की आंखों में आंख डाले और देखे कि कुछ ना होने के बावजूद आज देश की करोड़ों महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार दे दिए, सारी व्यवस्था बदल कर रख दी। जो छुआछूत हजारों साल से यहाँ था उसको एक झटके में खत्म कर दिया, कुछ ना होने के बावजूद। तो यानी कि अगर हम पर सब कुछ है तो भी हम आंदोलन चला सकते हैं, और अगर हम पर कुछ नहीं है तब भी हम इस आंदोलन को चला सकते हैं। इस आंदोलन को अपने खून में महसूस कीजिए, वरना साहब याद रखिए, ये जो नस्लें बैठी है आज 20 साल की, 18 साल की, 15 साल की, 14 साल की, 10 साल की है, जब ये हमसे 10 साल के बाद गुजरेगी और ये सवाल पूछेगी कि तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें अधिकार दिए, तुम्हारे बाप ने तुम्हें इस प्रदेश में सत्ता दी, तुम्हारे दादा ने इस देश में संविधान दिया, लेकिन तुम हमें क्या लेके गए हो। जब वो पूछेगी, सोचिए क्या जवाब दोगे आने वाले 10 साल के बाद आप लोग। जब वो ये कहेगी सारे अधिकार थे, सब लड़ रहे थे, तुम लड़ते लड़ते मर क्यों नहीं गए, तुम लड़ते लड़ते जेल चले क्यों नहीं गए, जब अधिकार छीन रहे थे तब तुम कहां बैठे थे। ये आने वाली नस्लें सवाल पूछेगी आप सब लोगों से, बिल्कुल पूछेगी। मेरे पास तो जवाब है साहब, मेरे पास पूरा डाटा है कि मैं इस नस्ल को जगाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया। घोषणा भी की कि राजनीति नहीं करूंगा, जब तक मेरी टीम मुझे ये ना कहेगी दगी राजनीति करो तब तक राजनीति नहीं करूंगा। मैंने घोषणा भी की। अब आप सोचिएगा आपको क्या करना है। और अगर ये सोचते हो कि इस आंदोलन को बढ़ाना, तो छोटा सा ज्यादा बढ़ा रही। शाम को खाना खाने के बाद, मजदूरी से आने के बाद, दुकान से घर जाने के बाद अगर आधा घंटा भी आप अपने गांव में इर्द गिर्द लगाओगे समझाने में कि भाई चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष ये है, भीम आर्मी का संघर्ष ये है, आजाद समाज पार्टी का संघर्ष ये है, तो डेली 1000 से 500 कार्यकर्ता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में जोड़ने का काम कर दोगे, बिना कहीं जाए, बिना खर्च किए, अपनी मजदूरी करके, अपना सिस्टम बिठाकर, घर आकर खाना खाने के बाद अगर समझाना शुरू करोगे तो भी 1500 कार्यकर्ता डेली बुलंदशहर में तैयार कर दोगे। समझने का प्रयास करो लड़ाई किससे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों से। अथाह धन अथाह, वो चाहे 1 घंटे में इस कमरे को पैसे से फुल भर दें, वो चाहे कितना पैसा बहा दे, उनसे लड़ाई है। हमारे पास क्या है, सारे मजदूर हैं, छोटी मोटी किसानी करते होंगे, कुछ लोग नौकरी लग गए होंगे, कुछ लोगों ने छोटे व्यापार कर लिए होंगे, बस इतना ही। इस लड़ाई को समझिए, ये लड़ाई प्रचार की है। वो लोग प्रचार करते जा रहे हैं लगातार, इसलिए सक्सेसफुल है, और हम प्रचार नहीं कर रहे इसलिए फेल है। अगर हम प्रचार करना शुरू कर दें तो सत्ता हमारे कदमों में होगी, और ऐसी कदमों में होगी कि अगले 50 साल इस सत्ता को कोई छीन नहीं पाएगा अगर हम प्रचार करना शुरू कर दें। तो मेरा निवेदन है प्रदेश संयोजक से और पार्टी के तमाम साथियों से, संगठन के तमाम साथियों से, कि भीम आर्मी में 100 से ज्यादा प्रचारक आपके जिले में होने चाहिए। जो लगता है अच्छा बोल सकता है, जो लगता है इसमें सरकार सिपाही है, उसको आप बेधड़क बिना पूछे किसी की जिम्मेदारी लीजिए, प्रचारक बना दीजिए। सबसे ज्यादा प्रचारकों की जरूरत है, तब जाकर ये कार्रवाई सफल होगा। मैं जानता हूं कौम को रोटी मिलने लगी है, इस कौम ने अपमान महसूस करना बंद कर दिया। ये अपमान जब महसूस करती है जब कोई गाल पर चाटा मार देता है, ये अपमान महसूस जब करती है जब कोई गाली दे देता है। चाटा लगना और गाली खाना अपमान थोड़ी होता है। तो माँ बाप भी चाटा मार देते हैं, बड़े गाली देते हैं, अपमान क्या होता बताता हूं आपका बीच का एक कार्यकर्ता एक लोकसभा का चुनाव लड़ता है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, कांग्रेस, तमाम गठबंधन मिलकर के उसके पीछे लग जाता है कि इसको कैसे हराएगा। ये था अपमान इस कौम का। इस पूरे देश में 3 सीटें हैं, इस एक सीट पर सारी पार्टियां लगी, ये कैसे हारे, ये था अपमान। महसूस नहीं किया होगा। उसके बाद सब लग गए, लेकिन जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात आती है, लोगों की समझ आ गया कि नहीं, कुछ भी चंद्रशेखर को जिताकर भेजना, ये आदमी लड़ने वाला है, वो आदमी जीत कर जाता है। वो जब जय संविधान, जय मंडल, जय जवाहर, जय भारत, जय संविधान कहता है, तो उधर से एक नेता कहता है भाई सारा भाषण यही दोगे क्या,
आपको लोकसभा में जाकर चंद्रशेखर का सम्मान दिखा होगा, लेकिन जब ये कहा गया एक दिन प्रतिनिधियों का सारा भाषण ये दोगे क्या, वो था इस कौम का अपमान, मतलब महसूस किसी ने किया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं महसूस किया होगा। वो था अपमान, और इस अपमान का बदला क्या है? हम तो निकम्मे हो गए हैं, हम बदला लेना नहीं चाहते। इसका बदला यही है कि अगर संसद में एक बुलंदशहर का भी एमपी बैठा होता, एक मेरठ से बैठा होता, और 2 से 3 एमपी भी होते, और जब विपक्ष बोल रहा होता तो जो मेल संसद में बनी है, जब उस पर मुक्का लगता कहने लगे हाँ भाषण देने आए हैं, जय भीम जय जोहार करने आए हैं, जय मंडल करने आए हैं, तुम्हारी हैसियत तो रोकने की तो रोक लो, तब सम्मान महसूस होता। और अगर इस सम्मान को पाना चाहते हो तो समझ लीजिए चंद्रशेखर भाई पर एक बार गोली चलिए, दोबारा कब चलेगी कुछ नहीं पता, हम कब तक जिंदा है कुछ नहीं पता, यहां से जाते जाते कुछ हो जाए। लेकिन अगर सम्मान वाकई ही रखना चाहते हो तो अपने गिरेवान में झांक करके इस आंदोलन को मजबूती से आगे की ओर बढ़ाना शुरू करो। हर घर में एक कार्यकर्ता भीम आर्मी का पैदा कर दो, हर घर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर साहब, काशीराम साहब का आंदोलन लेकर जाओ, हर घर के अंदर फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा स्थापित कर दो। मैं लिख कर देता हूं, जो मनुवादी लोग हैं, मनु की औलादे हैं, वो भी आपके पास आएंगे और कहेंगे हम भी बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन साहब ये तब होगा, पुरखों की कहावत है घर खीर तो बाहर खीर, अगर आप अपने घर से आंदोलन लेकर चलोगे तो बाहर जाकर आंदोलन स्थापित कर पाओगे, और घर से आंदोलन लेकर नहीं चलोगे तो बाहर तुम्हें कोई पूछने गिनने वाला है नहीं। बस आपको काम इतना करना कि आपको अपना चरित्र साफ रखना और ईमानदारी से काम करना। ईमानदारी से काम करोगे तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं, और बेईमानी से काम करोगे तो इस आंदोलन में मर जाओगे। मरना जानते किसे कहते हैं? हत्या हो जाना, मौत हो जाना मरना नहीं होता। जिसका चरित्र गंदा हो जाए वो मरे हुए के समान है। हमने दिमाग लगाना छोड़ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर इतनी व्यवस्था देकर गए कि आप चाहे अपने जिले में 100 लोगों को काम दे सकते हैं, आप चाहे अपने जिले में ना जाने कितने लोगों का रोजगार खड़ा कर सकते हैं, अगर आप चाहें अपने जिले में बहुत सारे परिवारों को मजबूत कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने सोचना छोड़ दिया है, हम थाने से ऊपर सोच ही नहीं पाते। समझ रहे हैं? हर जिले में भवन होता है, विकास भवन। कितने लोग जानते हैं? विकास भवन तो सब लोग जानते हो ना, जिले में होता है। जहाँ समाज कल्याण विभाग की योजना आती है, जहाँ प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना आती है, मुख्यमंत्री की योजना आती है। अगर आप 1 महीना वहां दिमाग लगा लो, वहां तय कर लो, देखो जब मेरा कार्यकर्ता इसे नाले गले में जाता है ना, तो वो चाहे कलेक्टर रैंक का अधिकारी हो और चाहे वो डीजी रैंक का अधिकारी हो, उसे सुननी पड़ती है जिसके गले में ये होता है। जब आप विकास भवन पर दिमाग लगाओगे तो वहां मछली उत्पादन के लिए लोन आते हैं, सुअर फार्म के लिए आते हैं, भैंस के लिए आते हैं, बकरी के लिए आते हैं, मुर्गे के लिए आते हैं, समझ रहे हैं? लोन आते हैं। फिर वहां कितनी योजनाएं आती है जिनका पता भी नहीं लग पाता। जैसे गांव के लिए चारा काटने की मशीनें आ गई, गांव के लिए सोलर प्लेटें आ गई, सिलाई मशीनें आ गई, खेती किसानी के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट आ गए। वो सिर्फ उनका फायदा कौन लेता है? नेता की औलादे और अधिकारियों के रिश्तेदार। क्योंकि हम तो जाते नहीं है। हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम थाने में फंसे हुए हैं कि फैसला करवाना है, ये तो फंसे हुए हैं, नहीं है ना?